तो है एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सभी को क्लास 6 सोशल साइंस की जो न्यू बुक आई है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, इसका फर्स्ट चैप्टर करवाने वाला हूं। और आपको इतने बढ़िया नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपसे मैं कहूं कि आपको गूगल मैप नहीं यूज करने दिया जाएगा बट आपको किसी लोकेशन पे पहुंचना है, तो आप कैसे पहुंचोगे? तो आज की डेट में तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बट बहुत साल पहले मैप का इन्वेंशन हुआ था। और ये मैप क्या होता है आज मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारा फर्स्ट टॉपिक ही मैप से स्टार्ट होता है। देखो, मैप क्या है? बेसिकली एक ड्राइंग है किसी भी जगह की। अब मान लो अपना इंडिया है, ठीक है, तो हम इस तरीके से एक ड्राइंग बना देते हैं, हम कहते हैं दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। तो मैप क्या है? बेसिकली एक ऊपर से एरिया दिखाता है, यानी कि बर्ड्स व्यू, कि एक पक्षी को कैसे दिखता है ऊपर से, वो ऊपर का व्यू अपने को दिखता है फ्रॉम द टॉप, जो हम मैप में देख रहे होते हैं। ठीक है, सो मैप हमें हेल्प करता है कि किसी भी जगह पे आपको जाना है, कोई प्लेस फाइंड करना है, तो आपको मैप की जरूरत पड़ती है। अब मैप स्मॉल भी होते हैं और लार्ज भी होते हैं। सो बेसिकली मैप इज अ ड्राइंग, ठीक है, ऑफ अ प्लेस फ्रॉम अबव, कि ऊपर से वो कैसा दिखता है वो मैप में दिखाया जाता है। अब मैप में क्या क्या शो किया जा सकता है? देखो, किसी विलेज का मैप हो सकता है, किसी टाउन या सिटी का मैप हो सकता है, किसी स्टेट का या कंट्री का मैप हो सकता है। देखो, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, इन सब का मैप होता है, इंडिया का मैप होता है। और मैप अपने को हेल्प करता है कि नई नई जगहों को कैसे ढूंढना है ना। डायरेक्शंस का पता चल जाता है। मान लो आपके पास कुछ भी नहीं है, मैप है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई डायरेक्शन कौन सी है। और डिस्टेंस का पता चल जाता है, दो अलग अलग मैप्स होंगे तो आप उनकी डिस्टेंस को भी निकाल सकते हो। और अगर आपको अपनी जर्नी प्लान करनी है, कहीं घूमने जाना है, तो आपके पास मैप होगा, तो आपको और इजी रहेगा कि भाई उस जगह तक पहुंचना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है, तो एक मैप आपको सही रास्ता दिखाएगा कि भाई इस रास्ते से होते हुए आपके फ्रेंड का घर आता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको याद ये रखना है कि मैप इज लाइक अ पिक्चर ऑफ अ प्लेस एंड टेकन फ्रॉम अबव, कि ऊपर से वो कैसा व्यू आ रहा है वही अपने को मैप दिखाता है। ठीक है, अब मैप कितने टाइप के हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा फिजिकल मैप। देखो, फिजिकल मैप क्या है? हमें नेचुरल फीचर्स दिखाता है, जो नेचर की चीजें होती हैं, जैसे माउंटेन्स हो गए, ओशियंस हैं, अपने रिवर्स हैं ना, प्लेन मैदान वगैरह हैं। तो फिजिकल मैप, आप इसको नेचुरल मैप भी कह सकते हो। फिर आता है हमारा पॉलिटिकल मैप। ये हमें जो इंसानों ने चीजें बनाई हैं, जैसे बॉर्डर्स हो गए स्टेट के, वो दिखाता है। कंट्रीज, स्टेट्स, बॉर्डर्स, सिटीज, कैपिटल्स जो इंसानों ने बनाया है, ठीक है, नेचर से इसका लेना देना नहीं है। इसके अलावा थीमेटिक मैप एक और तरीके का मैप होता है। ये हमें बताता है, मान लो किसी एक स्पेसिफिक थीम पे हमें कोई मैप बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, ये अपना इंडिया है, हमें यहाँ दिखाना है कि इंडिया में कितना फॉरेस्ट एरिया कवर है। तो हम बेसिकली एक मैप बनाएंगे जहां पर हम एक थीम रखेंगे फॉरेस्ट की, तो जहां जहां पे जितना जितना फॉरेस्ट है उसको हम उस तरीके से डिपिक्ट करेंगे। अगर हमें पॉपुलेशन का मैप बनाना है तो हम पॉपुलेशन का मैप बना सकते हैं। सो बेसिकली हम अलग अलग थीम पे भी मैप बना सकते हैं, जिसको थीमेटिक मैप कहा जाता है। ठीक है, तो फिजिकल मैप ऑफ इंडिया आप सभी ने देखा होगा, बचपन से हम लोग इसको फिल करते आ रहे हैं। तो इसका बहुत इजी सी ट्रिक है कि फिजिकल इक्वल टू नेचर, जो नेचर से रिलेटेड है। पॉलिटिकल मैप का मतलब होता है जो आपके कंट्रीज को, सिटीज को, कैपिटल्स को दिखाता हो। ठीक है, और रेनफॉल वाला मैप हो गया, जैसे थीमेटिक मैप के अंदर आता है रेनफॉल, क्लाइमेट, है ना, आपका पॉपुलेशन, किसी भी थीम के ऊपर आपका मैप हो सकता है, एक टॉपिक के ऊपर एक मैप हो सकता है। अब एटलस क्या होता है? देखो, एटलस एक बुक होती है, आप सभी ने बचपन में इसका नाम सुना होगा। और इसमें बहुत सारे मैप्स दिए होते हैं ना, अलग अलग कंट्रीज के मैप होंगे और उसमें अलग अलग प्लेसेस के मैप्स दिए होंगे। सो एटलस इज बेसिकली अ बुक कंटेनिंग मैनी मैप्स। सो आपको याद रखना है, मैप बेसिकली अ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस, किसी भी जगह की ड्राइंग जो कि दिखाती है ऊपर से वो जगह कैसी है फ्रॉम द अबव। एटलस क्या है? बुक ऑफ मैप्स। फिजिकल मैप क्या होता है? जो नेचर की चीजें हैं उसको दिखाता हो। पॉलिटिकल मैप कंट्रीज एंड स्टेट्स, है ना, कैपिटल्स, इसको दिखाता है। थीमेटिक मैप मैंने आपको पीछे बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो मैप होता है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं मैप के। सबसे पहला होता है डिस्टेंस, इसको आप स्केल भी कह सकते हो। दूसरा है डायरेक्शन और तीसरा है सिंबल। तो इसको याद करने की इजी ट्रिक मैं आपको बताऊं तो डीडीएस, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड आपका सिंबल। अब देखो, डिस्टेंस में क्या होता है, स्केल भी इसको कहते हैं। स्केल हमें यह बताता है कि ऑन ग्राउंड कितनी उसकी मतलब बीच की दूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई मैप देखते हो
तो उसमें 2 जगहें वो छोटी-छोटी सी दिखती हैं आस-पास में, 1 सेंटीमीटर अगर आप नापोगे। बट ऑन द ग्राउंड आप जाओगे तो वो जगह किलोमीटर्स में दूर होती है। ऐसा होता है, मान लो मैंने आपको मोबाइल में मैप खोल के दिया, अब आप वहाँ पे 2 लोकेशन डालोगे, तो आप अगर ऐसे नापोगे, मेज़र करोगे तो वो तो बहुत छोटा-सा ही दिखाएगा ना उसका मेज़रमेंट। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे जाओगे, तो वो मेज़रमेंट बहुत लंबा-चौड़ा होगा। तो इसका सीधा-सा मतलब है कि मैप का जो 1 सेंटीमीटर दिखता है ना, वो ऑन रियलिटी अगर आप ग्राउंड में जाकर देखोगे तो 500 मीटर के आसपास होता है। तो स्केल से अपने को मदद मिलती है कि एक्चुअल डिस्टेंस क्या होता है और आपका मैप का डिस्टेंस क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट करना। तो स्केल अपने को रियल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड दिखाता है। सेकंड हमारा मेन कंपोनेंट है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या है? दिशाएं। ठीक है, ये तो हमें पता है भाई, बचपन से हम जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना। सो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट तो डायरेक्शन सबने सुनी होंगी, बट इनके अलावा भी कुछ डायरेक्शंस होती हैं और इनको 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहा जाता है, यानी कि ये मेन डायरेक्शंस के बीच में आती हैं। मान लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ ईस्ट होगी। नॉर्थ और साउथ के बीच की डायरेक्शन जो होगी वो आपकी साउथ ईस्ट हो जाएगी। साउथ और वेस्ट के बीच की जो होगी वो साउथ वेस्ट हो जाएगी और नॉर्थ और वेस्ट के जो बीच की डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। तो 4 तो मेन डायरेक्शंस होती हैं और 4 उनकी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि मोस्टली जो मैप होते हैं ना, उनके ऊपर क्या होता है, नॉर्थ का एक एरो लगा होता है। मतलब मैप से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये इसका नॉर्थ है, इसके ऊपर ऊपर अगर आप जाओगे तो वो नॉर्थ की डायरेक्शन चलती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सिंबल्स। जब आप मैप को उठाते हो ना, तो उसमें सिंबल्स जरूर बने होते हैं। अब सिंबल क्या होते हैं? छोटे छोटे साइन होते हैं। मान लो कोई स्कूल है, तो स्कूल को मैप पे दिखाना है तो आप पूरा वर्ड स्कूल नहीं लिखोगे, आप वहां पे एक सिंबल बना दोगे। रेलवे स्टेशन को दिखाना है तो आप वो पटरी सी बना दोगे, ट्रैक। पोस्ट ऑफिस दिखाना है तो पोस्ट ऑफिस का सिंबल। रोड दिखाना है तो रोड का सिंबल। रेलवे लाइन दिखानी है तो रेलवे लाइन का सिंबल। रिवर दिखाना है तो इस तरीके का सिंबल। पॉन्ड दिखाना है तो ऐसा सिंबल। फॉरेस्ट है तो ऐसा जंगल का सिंबल। सिंबल क्या है? बेसिकली लैंग्वेज है मैप्स की। आप वहां पे पूरा वर्ड नहीं लिखते हो, वहां पे आप चीजों को डिपिक्ट कर देते हो। सो सिंबल क्यों यूज होते हैं? क्योंकि मैप में देखो इनफ स्पेस नहीं होता कि आप उसमें सब कुछ लिख पाओ। तो ऐसे में होता क्या है, सिंबल से मैप इजी हो जाता है समझने में, मतलब बहुत आसानी हो जाती है, आपको इजीली पता चल जाता है। सो सिंबल बेसिकली कुछ स्पेशल साइंस होते हैं जो किसी जगहों को दिखाते हैं। अगर सिंबल ना हो तो आपको मैप समझने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैपिंग ऑफ अर्थ। अब मैं देखो हमारे प्लेनेट अर्थ की बात करूंगा। सो वी ऑल नो दैट वी आर लिविंग द प्लेनेट अर्थ। सो अब यहाँ पे अर्थ की मैपिंग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अर्थ क्या है ना, ये फ्लैट नहीं है। हमारा अर्थ है स्पेरिकल शेप में। सो अब यहाँ पे होता क्या है कि एक फ्लैट पेपर पे बहुत मुश्किल होता है। मान लो एक फ्लैट पेपर हमने लिया, अब इस पे अर्थ बनाए तो बनाए कैसे जो पूरा बराबर दिखे? तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्पेरिकल चीज को आप कैसे दिखा पाओगे? क्योंकि जो राउंड ऑब्जेक्ट होता है वो कभी भी फ्लैट पेपर पे तो फिट होगा ही नहीं, नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखो, मान लो हमारे पास एक ऑरेंज है, ठीक है, हमने इस ऑरेंज को पील कर दिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो पील है इसको एक फ्लैट टेबल पे फैलाओ। क्या ये इजीली फ्लैट हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, ये बहुत डिफिकल्ट होगा कि आप इसको फ्लैट कर पाओ। तो इसी ऑरेंज पील की तरह जो हमारा अर्थ है उसको आप कभी भी भाई फ्लैट जो एक पेपर होता है या फ्लैट मैप होता है उसके ऊपर आप नहीं दिखा सकते। सो ऐसे में होता क्या है, हमारा जो अर्थ होता है उसको जब मैप पे दिखाया जाता है तो वो स्पेरिकल नहीं होता, वो फ्लैट दिखाया जाता है। उसको जब आप मोड़ दोगे ऐसे तो वो प्रॉपर फिर वो शेप में आ जाएगा। ठीक है, सो मैप्स आर मेड फ्लैट, सो सम शेप्स गेट चेंज्ड। तो इस तरीके से इसको फ्लैट पे ही रखा जाता है, कोशिश की जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्लोब क्या होता है। देखो, ग्लोब आपने स्कूल्स में देखे होंगे, प्रिंसिपल रूम में पढ़े होते हैं। तो ग्लोब एक बेसिकली एक मॉडल, जो हमारा अर्थ है उसका एक रेप्लिका, एक मॉडल बना रखा है और बिल्कुल सेम शेप होती है जैसा ग्लोब होता है, हमारा अर्थ भी बिल्कुल वैसा ही डिट्टो होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि एक मॉडल है ये अर्थ का। अब ग्लोब को मैप से मैटर क्यों माना जाता है? क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली दिखाता है कि हमारा अर्थ कैसा है, सेम होता है और बहुत एक्यूरेट होता है। और अगर आपको अर्थ की जियोग्राफी समझनी है ना, तो उसके लिए ग्लोब बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैप फ्लैट होता है और ग्लोब जो है वो स्पेरिकल होता है। अब ग्लोब बनता किस मटेरियल से? भाई प्लास्टिक का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, कार्डबोर्ड से भी बना सकते हो। जब आप ग्लोब देखते हो तो उस पर अर्थ भी दिखा सकते हो, ग्लोब में आप मून भी दिखा सकते हो, मार्स का ग्लोब बना सकते हो, स्टार्स का बना सकते हो, कंस्टेलेशंस जो बनते हैं उनका आप बना सकते हो। तो सबसे पहला ग्लोब अगर आपसे कोई पूछता है किसने बनाया था, तो मार्टिन बेहम ने बनाया था। ठीक है, 1492 में, बहुत साल
पहले आज से। सो ग्लोब हमें एक रियल शेप दिखाता है, बेसिकली एक मॉडल है वो अर्थ का कि अपना अर्थ बिल्कुल ऐसा कैसा दिखता है, तो उसके लिए आप ग्लोब यूज कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। हियर इज अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस। इसको आप अगर पढ़ रहे हो, अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप 6th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। देखो लैटिट्यूड अपने को क्या दिखाता है कि डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो इक्वेटर होता है, आपका इक्वेटर क्या होता है। देखो इक्वेटर एक इमेजिन की गई एक लाइन है। हमने मान लिया कि अपना अर्थ है, इसके बीचों बीच से एक लाइन जाती है, इसका नाम हमने इक्वेटर दे दिया। अब इसके ऊपर वाला जो एरिया है वो नॉर्थ हो गया, नीचे वाला एरिया साउथ हो गया, ठीक है। ऊपर वाले एरिया को, अपर एरिया को नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले एरिया को साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। सो इक्वेटर बेसिकली एक मिडल लाइन है जो कि हमने इमेजिन कर ली है। अब लैटिट्यूड क्या होता है ना, हमें डिस्टेंस दिखाते हैं इक्वेटर से कोई जगह कितनी दूर है। ओके, सो जितनी भी लैटिट्यूड की लाइंस होती हैं, मैं आपको बता दूं, वो बिल्कुल बराबर में चलती हैं, पैरेलल होती हैं इक्वेटर के, ठीक है। इसको आप भूलना मत। सो इक्वेटर को माना जाता है ये 0 डिग्री से है, इसके ऊपर जाओगे तो वो डिग्रीज बढ़ती रहेंगी, नीचे जाओगे तो डिग्रीज बढ़ती रहेंगी। और लैटिट्यूड से आपको पता है क्या मदद मिलती है, इससे आपको पता चल पाता है कि किसी जगह का क्लाइमेट कैसा है, वहां का टेम्परेचर कैसा है, वहां का टाइम जोन क्या चल रहा है। आगे मैं आपको बताता हूँ। देखो कि लैटिट्यूड ये तो पता चल गया कि नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस अपने को दिखाता है, ये पैरेलल लाइंस बनती हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऊपर जाओगे तो नॉर्थ, नीचे जाओगे तो साउथ। सो बेसिकली लैटिट्यूड इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब इक्वेटर का जो लैटिट्यूड होता है, अगर आप डिग्रीज में मापोगे तो ये 0 डिग्री का होता है। और नॉर्थ पोल पे जब आप जाते हो, ठीक है, मान लो ये अर्थ है और बीच में इक्वेटर है, ऊपर जाओगे बिल्कुल टॉप पे तो इसको 90 डिग्री नॉर्थ कहते हैं। अगर साउथ पोल में आ जाओगे तो इसको 90 डिग्री साउथ कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है। जो पोल्स होते हैं, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, वहां पे 90 डिग्री का ही है आपका लैटिट्यूड होता है, और इक्वेटर का बिल्कुल 0 होता है। यहाँ से स्टार्टिंग, या आप मान के चलो कि जो बीच का जो मिडल सेक्शन है ये इसको माना जाता है। अब यहाँ पे देखो लैटिट्यूड पे ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं, इसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले तो ये इमेजिनरी है, ये कोई असली में बनी नहीं हुई है ऐसी लाइन, और ये ईस्ट से वेस्ट चलती है, ठीक है। ये अपना ईस्ट है तो ऐसे ऐसे ये लाइंस जाती हैं, इस तरीके से चलती हैं, ओके। और ये बिल्कुल इक्वेटर के पैरेलल चलती हैं, याद रखना ये लाइन मत भूलना। और ये कभी आपस में मिलती नहीं है, ठीक है। ये पैरेलल पैरेलल चलती रहती है, कभी भी ये आपस में मिलती नहीं है। और पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इक्वेटर हमारा सबसे बड़ा लैटिट्यूड माना जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते हो तो यही लैटिट्यूड जो होते हैं वो छोटे होते चले जाते हैं। तो जितने भी पैरेलल्स होते हैं लैटिट्यूड के, ठीक है, वो कभी आपस में नहीं मिलते, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि लैटिट्यूड का क्लाइमेट से क्या लेना देना है, टेम्परेचर से क्या लेना देना है, ये मैंने आपको बताया था। देखो लैटिट्यूड से क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक तो जो आपका इक्वेटर का एरिया है, ठीक है, ये जो बीच का एरिया 0 डिग्री से हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इक्वेटर के आसपास जाओगे, ठीक है, नियर द इक्वेटर, जो आपका वेदर मिलेगा ना आपको, माना जाता है, ये इमेजिनरी लाइन बना रखी है हमने, कि ये यहाँ का वेदर बहुत हॉट होता है, ठीक है। इक्वेटर बहुत हॉट होता है और इसको टॉरिड जोन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट है ना वो डायरेक्ट आती है। तो आप मान के चलो बहुत गर्म एरिया है, अफ्रीका वगैरह सब यहीं पे पड़ता है। वहाँ के लोग आपको पता होगा कि बहुत ऐसे कॉम्प्लेक्शन में काले होते हैं, और जहां जहां भी इक्वेटर होता है वहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, क्योंकि उसका यही रीजन है, डायरेक्ट सनलाइट आती है, टैनिंग बहुत होती है। देन मिडल लैटिट्यूड्स होते हैं। अब जो मिडल लैटिट्यूड्स होंगे ना आपके, वहां पर टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट रहता है, ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। और यहाँ पर सनलाइट भी आती है अलग अलग सीजन्स के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि हमेशा डायरेक्ट सनलाइट आ रही हो। फिर पोल्स के आसपास का एरिया आता है, ठीक है। मिडल वाले ये होते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, जो इक्वेटर के ऊपर इक्वेटर के नीचे। और उसके बाद आते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले जो लैटिट्यूड्स होते हैं, यहाँ पे बहुत ठंड होती है, लगभग मान के चलो आप वहाँ बर्फ हमेशा जमी रहती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सनलाइट बहुत कम होती है यहाँ पे, विंटर्स लंबे होते हैं गाइस। और मतलब अगर आप इक्वेटर पे जाओगे तो बहुत गर्मी है, मिडल पे जाओगे तो थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर है, और जैसे ही आप फार नॉर्थ या फार साउथ के पोल की तरफ आओगे तो वहां बर्फ जमा देने वाली ठंड होती है। और मैं आपको बता दूं, ऊपर जो आप मेरा सोशल मीडिया हैंडल देख पा रहे हो, आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको ये सारे नोट्स फ्री ऑफ द कॉस्ट दे दूंगा, आप एक बार मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी, आप इसको भी ज्वाइन कर लेना। तो लैटिट्यूड समझ में आ गया है, तो अब मैं आपको लॉन्गिट्यूड के बारे में बताता हूँ। देखो मैं 6
सिक्स, सेवन्थ, एट्थ आपका जितना भी सिलेबस है, जो न्यू एनसीईआरटीज हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं सब कुछ करवाऊंगा आपको, और इजी से इजी रिमेंबर रहने वाले, जो आप चीजें याद रख पाओ, ऐसे नोट्स बना के दे रहा हूं जो आप अपनी कॉपी में भी लिखोगे तो आपको हमेशा याद रहेंगे। तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है, देखो अब ये हमें डिस्टेंस दिखाता है। देखो इक्वेटर से हम ऐसे ऐसे जा रहे थे, ठीक है, इस तरीके से जो लैटिट्यूड से, अब ये लॉन्गिट्यूड्स ऐसे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं हमें, इसको भी आप ईस्ट से वेस्ट ही चलाते हो, ठीक है। ये प्राइम मेरिडियन, अब ये एक वर्ड आया है यहाँ पे प्राइम मेरिडियन, इसको समझ लेना कि जो प्राइम मेरिडियन होता है वहां से कोई जगह कितनी दूर है उसको समझ लेते हैं। पहले तो मैं आपको प्राइम मेरिडियन बता देता हूँ। तो जैसे इक्वेटर बीच का ऐसे था, तो प्राइम मेरिडियन जो है ना वो सेंटर का बिल्कुल ऐसे है, ऊपर से नीचे आता है, और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना जाता है। जैसे वो 0 डिग्री जो है लैटिट्यूड था आपका इक्वेटर वाला, और ये जहां से जाता है ना उसको कहा जाता है लंदन का एक एरिया, और उसको ग्रीनविच कहा जाता है। सो जो प्राइम मेरिडियन है इसको आप कह सकते हो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जो बिल्कुल बराबर में अर्थ को माना जाता है, इमेजिन करते हैं तो बराबर में दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये एक स्टार्टिंग लाइन होती है लॉन्गिट्यूड्स की। अब मैं आपको यहां से लेके चलता हूं कि ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना हमारे, ये इमेजिनरी लाइंस है, जैसे हमारे लैटिट्यूड्स हैं, बिल्कुल सिंपल, वो ऐसे थे और ये इस तरीके से हैं, और ये भी जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, और ये हाफ सर्कल्स बनाते हैं, ठीक है। आप देखोगे तो पूरे सर्कल्स नहीं बनाते हैं, और ये सारे जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना ये आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जाके मिल जाते हैं आपस में। याद रखना लैटिट्यूड्स आपस में मिलते नहीं है, पैरेलल चलते हैं, बट ये मिल जाते हैं। और अगर हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो आपकी मैंने आपको प्राइम मेरिडियन बताया था अभी जस्ट, तो ये एक स्टार्टिंग लाइन है, आपको समझ आ गया होगा, जो अर्थ को अपना एक तो एक तरफ ईस्ट है एक तरफ वेस्ट है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और 0 डिग्री ये अपना लॉन्गिट्यूड होता है, एक इमेजिनरी लाइन है। और इससे आपको पता चल पाता है कि भाई मैप जब आप बनाते हो ना तो मतलब बहुत मदद मिलती है इन लाइंस की वजह से। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इनको भी डिग्री में ही मेजर किया जाता है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन आपकी 0 डिग्री की होती है, अगेन एक अर्थ बना दिया, बीच में लाइन खींच दी, तो ये आपकी 0 डिग्री की होती है। ईस्ट साइड में जाओगे तो 1 डिग्री ईस्ट से लेके 180 डिग्री तक ये आप इस साइड जा सकते हो। वेस्ट में जाओगे तो 1 डिग्री वेस्ट से स्टार्ट करते हुए 180 डिग्री वेस्ट तक आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें मेजर कर सकते हो, तो बहुत ईजी ट्रिक है, मैंने आपको बता दी है। और अब लॉन्गिट्यूड और टाइम का आपस में क्या कनेक्शन है इसको समझ लेते हैं। अब जो हमारा अर्थ है आपको पता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्पिन करता है, ये चीजें मैं आपको बता दूं पेपर में आती हैं कि जो हमारा अर्थ है वो कैसे टर्न करता है। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ टर्न करता है, और जो हमारा पूरा अर्थ है ना वहां पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों पे सनलाइट आती है, एक टाइम पे इक्वल सनलाइट नहीं आती है, और हर जगह का टाइम जोन भी अलग होता है। अगर यहाँ पे दिन है तो अमेरिका में रात हो रही होगी, वहां रात है तो यहाँ पे दिन हो रहा होगा, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। अब जब आप लॉन्गिट्यूड्स को पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि किसी जगह पे टाइम क्या हो रहा है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड आपको प्राइम मेरिडियन से बताता है कि आपको कैसे कैसे ईस्ट या वेस्ट की तरफ जाना है। लैटिट्यूड आपको इक्वेटर से बताता है आपको कैसे कैसे जाना है। अब टाइम जोन्स क्या होते हैं इसको समझ लो, टाइम जोन से ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो हमारे यहाँ पे अर्थ में ना अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं, क्योंकि हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट जो अपना जो है रोटेशन उसकी होती है। सो वन साइड ऑफ द अर्थ गेट्स सनलाइट, एक तरफ अगर अंधेरा है तो एक तरफ दिन होगा। ये बहुत सिंपल सा रूल है, अपना अर्थ क्योंकि गोल है एक तो और रोटेट कर रहा है, तो एक तो सनलाइट एक तरफ आएगी ना, दोनों दो सन तो है नहीं अपने पास, तो एक साइड डार्क है तो दूसरी साइड लाइट होगी। सो ये कैसे होता है, देखो ये राउंड लाइक अ बॉल है, और जब घूमेगा तो जो एरिया सन के तरफ फेसिंग होगा वहां पे धूप आएगी। तो बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब अगर थोड़ा मैं आपको बताऊं, जब इंडिया में दोपहर के 12 बजते हैं तो लंदन में सुबह के 7:30 बज रहे होते हैं, और जब न्यूयॉर्क में रात होती है तो टोक्यो में मॉर्निंग होती है। तो ये क्या है, बिल्कुल अपोजिट चल रहा है सारा मामला, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया 0 डिग्री का आपका जो है लॉन्गिट्यूड होता है इस तरीके से। आप 1 डिग्री ईस्ट की तरफ जाओगे तो ऐसे लास्ट 180 डिग्री आपका ईस्ट आ जाएगा, और यहां से 1 डिग्री वेस्ट से चलोगे तो लास्ट आपका 180 डिग्री वेस्ट आ जाएगा। तो आपको वो लोकेशन पता चल जाएगी। मैं आपको बोलूं कि बताओ 180 डिग्री वेस्ट पे क्या है, तो आप बता दोगे नॉर्थ अमेरिका के साइड का एरिया है, तो आपको मैप समझने में भी इजी हो जाएगा अगर आपको लॉन्गिट्यूड की लाइंस के बारे में पता है। अब लॉन्गिट्यूड और टाइम का ही टॉपिक अगर आप आगे पढ़ो तो आपको पता चलेगा
कि एक रोटेशन करने में अर्थ को 24 घंटे लगते हैं एक बारी घूमने में, और एक पूरी रोटेशन 360 डिग्री की होती है। 180 डिग्री दिस साइड, 180 डिग्री दिस साइड, दोनों को मर्ज कर दोगे तो 360 डिग्री अपना अर्थ घूमता है 24 घंटे में, ठीक है। और एक घंटे में कितना घूमता होगा, तो सिंपल है, 360 डिग्री को आप 24 से डिवाइड कर सकते हो तो 15 डिग्री आ जाएगा। सो एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड जब आप आगे बढ़ोगे तो एक घंटे का डिफरेंस आ जाता है आपको। सिंपल सा मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जब आप ईस्ट और वेस्ट की तरफ जाते हो तो टाइम में कितना डिफरेंस आता है, अब आपको समझ में आ जाएगा। अगेन मान लो अपने पास ये अर्थ है और बीच में एक लाइन खींच दी, तो अब अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम यहाँ पे लेट होता जाएगा। जितना ईस्ट में जाओगे वेस्ट से टाइम लेट चल रहा होगा। एवरी 15 डिग्री पर आपका एक, अब मान लो यहाँ से स्टार्ट किया आपने ईस्ट की तरफ जाना, 1 घंटा लेट, 1 घंटा लेट, 1 घंटा लेट, 1 घंटा लेट, वो लेट एक घंटा लेट होते होते, इसी वजह से आप देखोगे वहां पे जब ईद वगैरह होती है तो इंडिया में बाद में चांद दिखता है, इंडिया से पहले दुबई और ये सऊदी वगैरह में चांद दिख जाता है, ये आपको पता होगा। तो ये एग्जांपल आप देख सकते हो, या अमेरिका में अगर रात हो रही होती है तो इंडिया में दिन हो रहा होता है। तो ये चीजें यहाँ पे होती हैं। जैसे आप ईस्ट में जाओगे तो आपका 1 घंटा ऐड होता जाएगा, वो ईस्ट जो है अपना लेट होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे अगर मैं आपको बताऊं 12 बज रहे हैं मान लो इंग्लैंड में, तो आप अगर जाओगे थोड़ा सा और मतलब 30 डिग्री ईस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम आपका 2 बज मतलब 2 बज रहे होंगे, क्योंकि हर 15 डिग्री पे 1 घंटा बढ़ जाता है। ये मैंने आपको बता दिया है। तो बहुत ईजी है, ईस्ट जाते ही आपको हर 15 डिग्री पे 1 घंटा बढ़ा हुआ मिलता है, और इतना काफी है। और अगर सिमिलरली आप वेस्ट की तरफ जाते हो तो क्या होगा, तो आपका टाइम अर्लियर हो जाएगा। सिंपल है, उसका अपोजिट कर दो, क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो प्लेसेस इन द वेस्ट सी द सन लेटर। तो जो जितने भी वेस्ट के प्लेसेस होते हैं वो बाद में सन देख रहे होते हैं, दैट्स वाई यहां पर टाइम अर्लियर चलता है, ठीक है। तो अगर आप वेस्ट की तरफ जाओगे ना तो आप टाइम को माइनस करते चले जाओ, जैसे वहां आपने प्लस किया था तो हर 15 डिग्री पर टाइम माइनस 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 होता चला जाएगा। ईस्ट में जाओगे तो एक एक घंटा आपका ऐड 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 होता चला जाएगा। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, अगर लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री है यानी कि वो इंग्लैंड वाला एरिया है, वहां 12 बज रहे हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड टाइम होता है, मतलब ये इसको स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। तो जब आप 15 डिग्री वेस्ट की तरफ जाओगे तो 1 घंटा माइनस हो जाएगा वेस्ट में, ठीक है, तो 11 बज रहे होंगे। और 30 डिग्री वेस्ट में जाओगे तो 2 घंटा माइनस हो जाएंगे, 10 बज रहे होंगे। 45 डिग्री वेस्ट में जाओगे तो 9 बज रहे होंगे, यानी कि माइनस 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 एक एक घंटा आप यहाँ पे कर सकते हो। आई होप भाई समझ में आ रहा होगा। और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया नोट्स लेकर आने वाला हूँ, आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट बॉक्स से ही मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं रियल लाइफ एग्जांपल, अगर 12 बज रहे हैं इंडिया में, ठीक है, तो न्यूयॉर्क के अंदर जो है आपके 12 - 5 कर दो 7 AM हो रहे होंगे। तो बहुत सिंपल है। अब जीएमटी क्या होता है और आईएसटी क्या होता है, देखो आप मोस्टली ने सुना होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जब कोई मैच वगैरह होने वाला होता है तो वहां टाइम लिखा होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो एक होता है जीएमटी, एक होता है आईएसटी। दोनों में क्या डिफरेंस है बता देता हूं। देखो ये स्टैंडर्ड टाइम जो होता है उसको जीएमटी कहा जाता है, ग्रीनविच, ठीक है, जो 0 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड था प्राइम मेरिडियन वाला, वहां पे जो टाइम हो रहा होगा वो स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। ये पूरे दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, टाइम जोन्स यहां से आपके स्टार्ट होते हैं और पूरी दुनिया का टाइम यहीं से कैलकुलेट होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अपना आईएसटी है, ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम होता है। और ये आपका ग्रीनिच मीन टाइम से +5 आवर 30 मिनट्स होता है। मतलब मान के चलो कि 0 डिग्री से आप इस साइड आओगे तो आपको 5.5 घंटे इस साइड का थोड़ा सा ये प्लस हुआ हुआ मिलेगा टाइम जो होगा, क्योंकि ये इंडिया ईस्ट में पड़ता है इस लाइन से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर ग्रीनविच मीन टाइम जो है आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे होता है, प्राइम मेरिडियन भी जिसको कहते हैं, तो जब आप इंडिया की तरफ आते हो तो प्लस हो जाते हैं 5.5 घंटे। बहुत सिंपल है। अब टाइम जोन्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। देखो हर एरिया अपना एक स्टैंडर्ड टाइम जोन फॉलो करता है, इससे कंट्री में रहने वाले लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। उनको पता होगा कि भाई एक तो जीएमटी है जिसको प्राइम मेरिडियन कह लो, लॉन्गिट्यूड कह लो, 0 डिग्री वाला कह लो, वहां जो टाइम हो रहा है ना वो आप इंडिया में सेम दिखाओगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार वहां तो सुबह हो रही है यहाँ रात हो रही है, तो आप टाइम कैसे बताओगे। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, क्योंकि इसके बिना बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगी, समझ नहीं आ पाएगा अपने को कि भाई मामला चल क्या रहा है। अब एक होता है इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको समझते हैं कि ये क्या है। देखो ये एक इमेजिनरी लाइन है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के आसपास ही होती है। मान लो ये अपना है 180, ये बिल्कुल लास्ट में होगा इस तरफ, है ना। तो ये क्या है कि पैसिफिक ओशियन की तरफ जब आप जाओगे
और जब आप इसको क्रॉस करोगे तो डेट बदल जाती है, ठीक है? इसके आगे जाते ही डेट चेंज हो जाती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब आप ईस्ट की तरफ जाओगे ना, तो आप मान के चलो कि आपको 1 दिन सीधा-सीधा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? ईज़ी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप ईस्ट की तरफ आगे बढ़ते हो, तो आपका 1 दिन कम हो जाता है और सिमिलरली वेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हो, तो आपका 1 दिन ऐड हो जाता है। वहाँ मान के चलो कि अगर ईस्ट की तरफ जा रहे हो, तो मंडे नहीं, वो संडे कहलाएगा। उसकी तरफ आगे बढ़ोगे, वेस्ट में जाओगे तो वो संडे नहीं, मंडे हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे 1 दिन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 1 दिन माइनस हो जाएगा। जब आप ये इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हो, तो वो डेट्स भी चेंज हो जाती है और ये 180 डिग्री पे चेंज होती है, क्योंकि ये बहुत दूर का टाइम हो जाता है, तो डेट बदल जाती है, वो दिन भी बदल जाता है वहाँ का, ठीक है? तो आई होप ये जो पूरा छोटा सा चैप्टर था टाइम जोन्स के ऊपर, मैप्स के ऊपर, है ना, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के ऊपर, आपको बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल दी नोट्स, क्लास नोट्स जो मैंने आपको करवाए, एंड कमेंट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। जितनी जल्दी मुझे कमेंट्स आएंगे, मैं उतनी जल्दी आपको नेक्स्ट चैप्टर अवेलेबल करवा दूंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द फॉलो बटन ऑन माई इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब बटन ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।